Good morning, students. I hope you had gone through all the previous lecture videos और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हाइगेंस के वेव थ्योरी को समझा था और हमने ये भी देखा कि किस तरह हाइगेंस के पॉस्टुलेट्स का अगर हम यूज करें तो हम लाइट के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट चूंकि हाइगेंस ने अपना जो भी वेव थ्योरी का आइडिया था उसको एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और थ्योरेटिकल बेसिस पर दिया था, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन वो नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए उस चीज को स्टैब्लिश होने में उतनी कंक्रीट एविडेंस वो नहीं दे पाए उसको स्टैब्लिश करने के लिए। बट उसके बाद यंग्स ने लाइट को यूज करके सेम रिजल्ट ड्रॉ किए जो उन्होंने वेव साउंड वेव को लेकर किए थे और उससे उन्होंने हाइगेंस के वेव नेचर को कंक्रीटली स्टैब्लिश किया। तो अब हम लोग इंटरफेरेंस के पार्ट को पढ़ रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द इंटरफेरेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें हम लोग ये मानते थे, ये प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, दैट इफ टू वेव्स आर ट्रेवलिंग इन अ सेम मीडियम हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स but constant and same frequency, maybe with different phase difference. So the resultant wave due to these waves will be the given by the sum of the algebraic sum of the amplitudes, individual amplitudes of the wave. So suppose there is a wave of intensity of E1 is traveling in any medium and the same medium is E2 wave is traveling. So the net wave will given by the sum of waves E1 and E2. So this is called सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। तो जहां पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स मिलते हैं, जहां पर दोनों का सम मिलता है, उस पार्ट को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है दैट व्हेन टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम देन दे इंटरफेयर विद ईच अदर। So there are some points in the medium where the intensity of the resultant wave is maximum. Those points are called constructive interference point, और जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम रहती है उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो उसी इंटरफेरेंस की थ्योरी को, उसी इंटरफेरेंस की थ्योरी को हम लोग आज लाइट वेव के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। सपोज देयर आर टू सोर्सेज S1 S2 and these sources are coherent sources, so the wave fronts emitting from these sources will be interfere with each other. Okay, so if we clearly we can see here, suppose one more time you can see the animation that how the wave fronts interfere with each other. So by this interference, we get the interference pattern on the screen. So the some points where the intensity is maximum, we call that point is as a bright band or bright fringe or bright uh, image, and the points where we get the minimum intensity, minimum value of rays, that we call that dark band or dark fringe. तो इसी चीज को हम लोगों को आज समझना है। So the phenomena of one wave interfering with another and the resulting redistribution of energy in the space around the two sources of distribution is called interference of wave. But for interference can be of two type. Okay, interference दो type का हो सकता है। एक हो सकता है sustained interference और एक हो सकता है irregular or mixed interference. Sustained interference means the interference in which the bright band and dark band are clearly you can distinguish. You can distinguish between bright band and dark band, and the width of dark band and bright band should be similar, should be equal. So that type of interference is called sustained interference, which is our point of interest. तो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो लाइट सोर्स है वो आपका क्रोमेटिक होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, क्रोमेटिक नहीं होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक की बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। मोनोक्रोमेटिक मींस सेम कलर का होना चाहिए, सेम कलर की लाइट होनी चाहिए। तो अगर दो सोर्सेज S1 S2 हैं तो दोनों से इमिट होने वाली लाइट सेम कलर की होनी चाहिए। कलर सेम का मतलब उनकी वेवलेंथ सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी मींस फ्रीक्वेंसी सेम होगी। So that's why we are talking about this fact. And the second one is that light source should be coherent and as well as monochromatic. तो मोनोक्रोमेटिक के साथ साथ लाइट सोर्स का कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके,
तो आज हम लोग इसके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, डील करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे हमें ब्राइट बैंड या डार्क बैंड या किन कंडीशंस पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. ओके, सो मूविंग ऑन दैट पार्ट. Okay, so let us consider two waves. One is suppose having y1 equals to amplitude is a1 sine omega t, and other one is y2 equals to a2 sine omega t plus phi, where phi is the constant phase difference between wave y1 and y2, जो कि कोहेरेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोहेरेंट सोर्स में हमें पता था कि कोहेरेंट सोर्सेज में या तो वेव फ्रंट जो निकल रहे हैं, जो वेव्स निकल रही हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा नहीं, जीरो फेज डिफरेंस होगा. एंड इफ दे हैव अ फेज डिफरेंस देन दैट फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट फेज डिफरेंस. तो यहां पर दोनों वेव में हमने एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई assume किया है. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज सेम इन बोथ द वेव. So basically we are taking the wave here is monochromatic and coherent. So suppose according to the principle of superposition, अगर आप इनको superimpose करेंगे, so net resistance, net amplitude will be y equals to y1 plus y2, which will give you the equation that is a1 sine omega t plus a2 sine omega t plus phi. Clear? Okay, so now you can open this formula with the formula of sine A plus B, that is sine A cos B plus cos A sine B. So you get the relation y equals to A1 sine omega t plus A2 sine omega t cos phi plus A2 cos omega t sin phi sin phi. So here is sin omega t and sin omega t, two functions are same, sharing the same function, so you can take the common from here. So y equals to a1 plus a2 cos phi times sin omega t and plus a2 sin phi times cos omega t. थोड़ा यहां पर हम एक और चीज अज्यूम करेंगे, अजम्पशन लेंगे. सपोज दिस होल फंक्शन a1 plus a2 cos phi is a cos theta and this whole function a2 sin phi is a sin theta. Then the new equation will be y equals to a sin omega t cos theta plus a cos omega t sin theta. Here again there is a formula of sin A plus B, so basically we can write this equation y equals to a sin omega t plus theta. This is the final equation of resultant wave. So now you can clearly see that resultant wave have the same frequency also and the same tendency. There is no change in the type of wave. Okay, basically if we have taken the sine wave, then resultant wave also be in the nature of sine wave. अब यहाँ पर थोड़ा चीज ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हमने जो दो एक्स्ट्रा फंक्शंस एज्यूम करे हैं. पहला फंक्शन ये a cos थीटा और दूसरा फंक्शन है a sin थीटा. चूंकि ये हम लोग अपने शुरुआत के assumptions में मानकर नहीं चले थे, so it is our moral responsibility to calculate the values of a and theta also. So for that we can make a separate calculation for this. That is since a1 plus a2 cos phi is a cos theta, so that is, and a2 sin phi is a sin theta, so a sin theta equals to
a2 sin phi and a cos theta equals to a1 plus a1 plus a2 cos phi. So let the square both the equation and then adding. By squaring and then adding these equation we get a square, we can take a common, then it is sin square theta plus cos square theta equal to a2 square sin square phi, a2 square sin square phi plus a1 a2 plus a2 cos phi whole square. दिस इज द फाइनल इक्वेशन वी गेट. अब यहां पर थोड़ा हम मैनिपुलेशन करेंगे. हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कंप्लीट फंक्शन, इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इस फंक्शन को ओपन कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पर थोड़ा इसे और सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है. सो लेट विल बी सॉल्व दिस होल इक्वेशन अगेन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So equation will be, that is a square equals to a2 square sin square phi plus a1 square plus a2 square cos square phi, a1 square plus a2 square cos square phi plus 2 times of a1 a2 cos phi. Now sin square phi and cos square phi, so a2 square is a common, so we can take the a2 square common from here and then sin square phi plus cos square phi become 1. So net equation is a square equals to a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 a2 cos phi. As we know that a square, capital A is the amplitude of resultant wave. A is the amplitude of resultant wave. A1 is the amplitude of first wave. A2 is the resultant of amplitude of second wave. So basically this whole equation is in the form of amplitudes. Since we know that intensity of any wave is equals to amplitude square, ये सब हम लोग 11th में इसको कवर कर चुके थे. So this particular equation becomes amplitude square, that is I equals to a1 square, that is I1 intensity of first wave, I2 that is intensity of second wave, plus 2 times of root I1 I2 cos phi. Cos phi. ओके, अब यहां पर इस इक्वेशन को पहुंचने के बाद मान लीजिए इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं. कुछ नाम तो किसी इक्वेशन को दिया नहीं है, चलिए इसी इक्वेशन को नाम देते हैं. मान लो दिस इज आवर इक्वेशन 1 and this is equation 2. Now you can clearly see that value of amplitude or a value of intensity is depend on the value of phi, the phase difference. तो cos phi की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि कब एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा या कब इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी. एंड सिंस वी नो दैट cos फंक्शन में, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल्स की वैल्यूज जो होती हैं वो +1 से -1 के बीच में वेरी करती हैं. द मैक्सिमम वैल्यू फॉर cos इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1. सो फॉर cos phi 1 अगर हम +1 लें तो cos phi की वैल्यू अगर +1 है, जो कि कब होगी, जब phi की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो एंड सो ऑन. बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 and पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जहां n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इस तरह. उस केस में cos phi की वैल्यू पॉजिटिव होगी, +1 होगी, एंड इन दैट केस amplitude a square equals to a1 plus a2 whole square.
ये चीज इस तरह बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर केवल प्लस रह जाएगा। सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, जो कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू होगी। तो अगर इंटेंसिटी के टर्म में लिखें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर। दिस इज द फंक्शन, इक्वेशन नंबर 3। चलिए बिल्कुल ऐसे ही अगर हम नेगेटिव के लिए कैलकुलेट करें, फॉर cos phi वैल्यू, इफ द cos phi वैल्यू इज -1, तो cos phi की वैल्यू -1 होगी जब phi की वैल्यू पाई होगी, 3 पाई होगी, 5 पाई होगी। बेसिकली वैल्यू होगी 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। अब यहां पर दोनों चीजें समझने की बात है। देखिए अगर आपने मान लीजिए वैल्यू यहां पर आपने 2n माइनस 1 ले ली, अगर आपने जनरल वैल्यू 2n माइनस 1 ली है तो n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, है ना। 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट इज 1 पाई। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने 2n माइनस 1 पाई लिया है तो n की वैल्यू वेरी करेगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट इफ यू टेक इन, अगर आपने वैल्यू 2n प्लस 1 एज्यूम करी है, देखिए 2n माइनस 1 वो भी ऑड वैल्यू होगी, 2n प्लस 1 ये भी ऑड वैल्यू है। तो 2n प्लस 1 के केस में n वैल्यू शुड बी वेरी फ्रॉम 0 to 1 and 2 and 3 and so on। सो यहां पर हम 2n माइनस 1 ले लेते हैं, 2n माइनस 1 लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई हम इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको अभी के लिए फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। पर आप ध्यान रखिएगा अगर किसी बुक में 2n प्लस 1 है तो भी वो गलत नहीं है, बस लिखने का प्रोसीजर है। हर कोई अपने हिसाब से इस चीज को लिखता है, समझता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा अगर 2n माइनस 1 है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और अगर 2n प्लस 1 है देन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो इन दैट केस ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो एम्पलीट्यूड निकल के आया है ये मैक्सिमम निकल के आया है, ये मैक्सिमम है। सो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब चूंकि वो -1 है सो इट विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, सो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, जिस वजह से फाइनल वैल्यू क्या होगी इंटेंसिटी की, मिनिमम इंटेंसिटी की, दैट इज I मिनिमम इक्वल्स टू रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। हमें पता है दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए तो एक फ्रेश पेज पे इसको फिर से एक बार समराइज करते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, या फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट i1 plus root i2 whole square, and this will get when cos phi value is +1, जब +1 जब phi is की वैल्यू इवन मल्टीपल हो, दैट इज 2n pi, and n is from 0, 1, 2। बिल्कुल ऐसे ही एम्पलीट्यूड मिनिमम के स्क्वायर की वैल्यू होगी a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी मिनिमम इक्वल्स टू रूट i1 माइनस रूट i2 स्क्वायर, which means cos phi value should be -1, which means phi should be odd multiple 2n minus 1 or 2n plus 1, whatever you can take, don't worry. But remember the value of n for 2n minus 1 is starting from 1, 2 and 3 and so on. So this particular situation is a situation for constructive interference, and this particular one is the condition for destructive interference।
तो ये इस तरह हम लोगों ने आज इस कैलकुलेशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस जो हैं वो फाइंड आउट करी हैं कि फेज डिफरेंस के बेस पर कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा होगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इसी के आगे का जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसकी स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसकी हेल्प से उसने वेव नेचर ऑफ लाइट को स्टैब्लिश किया। किस तरह उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट करी, जो बैंड क्रिएट होते हैं डार्क बैंड ब्राइट बैंड, उनकी विड्थ कैलकुलेट करी। तो अभी के लिए इतना ही। नाउ वी आर गोइंग टू रैप अप दिस वीडियो। For more interesting lectures, you can subscribe the channel. If you are first time on my channel, then please like, share and subscribe the channel also. And keep going your study. Thank you, students. Thank you, learners.